हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, एक और वैकेंसी CSIR की तरफ से आप लोगों के लिए आ चुकी है। यहाँ पे गाइस आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ITI स्टूडेंट्स के लिए लगातार वैकेंसियां आ रही हैं। ये भी देखो करंट में काफी सारी वैकेंसियां हैं, इसीलिए मैं बार बार हर एक वीडियो में आपको गाइड करता हूं कि ये जो समय है ये गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए। बिकॉज रीजन क्या है, टेक्निकल की जो वैकेंसी आती है वो एकदम से वैकेंसियां आती हैं चली जाती हैं, उसके बाद में काफी लंबे समय तक बहुत कम वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं। तो अभी वो पीक समय है, बिकॉज आप देखोगे हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसियां आपको देखने को मिल रही हैं। चाहे आप DRDO की बात करें, स्टेट लेवल में मध्य प्रदेश MPPGCL ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, बिहार में BTSC की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, BHEL का एग्जाम होने वाला है, मोइल का आपका एग्जाम हो गया, इसरो के कई सारे सेंटर से वैकेंसी आई हुई है, CSIR की वैकेंसी आ चुकी है। तो काफी सारे एग्जाम आप लोगों के पास में है। उत्तराखंड में स्टेट लेवल की वैकेंसी आई हुई है। तो काफी सारे एग्जाम है। इसमें क्या होता है, ऐसे छात्र जो कहीं ना कहीं एक दो मार्क्स से पीछे रह जा रहे हैं, उनको क्या होता है, लगातार एग्जाम देने का मौका मिलता है। साथ साथ में जो टॉप कैंडिडेट होते हैं कहीं ना कहीं वो सिलेक्टेड होते जाते हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपके चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। और ऐसे में स्टूडेंट्स का जो ध्यान है वो कई जगह पे डाइवर्ट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आप किन वैकेंसियों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसी वैकेंसी को टारगेट करना है जिसमें आपकी पकड़ है, यानी कि जिसके सिलेबस सिमिलर हैं। जैसे कि यदि हम टेक्निकल वैकेंसी की बात करें, ITI से जितनी भी वैकेंसियां आती हैं वहां पर यदि उनके सिलेबस को देखोगे, सभी वैकेंसी में 60 to 80% टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, WCS से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें अपनी कमांड बनानी है। साथ ही साथ 10th स्टैंडर्ड लेवल का नॉन टेक्निकल, आपका मैथमेटिक्स बेसिक लेवल का, रीजनिंग बेसिक लेवल की, जनरल अवेयरनेस, GK के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको अपने को देखना है कि नॉन टेक हमारा एक बेसिक जो है कहीं ना कहीं कवर हो, साथ में जो टेक्निकल है वहां से कोई क्वेश्चन ना छूटे। जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा इस समय पे, तो मेरा वादा है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा। तो इस समय को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को गाइड करता हूं कि राइट स्टडी मटेरियल होना चाहिए, राइट डायरेक्शन होनी चाहिए कि क्या मेरा सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन पेपर अभी आ रहे हैं, क्या मैं उस तरह से पढ़ाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। यदि आप उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर की तैयारी करते हो तो आराम से आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CSIR की वैकेंसी के बारे में। CSIR की जो वैकेंसी है वो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दुर्गापुर में है, साथ साथ में लुधियाना वाली जगह से भी आप लोगों की वैकेंसी है। यानी दोनों जगह, पंजाब और जो है दुर्गापुर, दोनों जगह के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है। यदि इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें, 11/2025 इसका एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यदि इंपॉर्टेंट डेट की हम बात करें, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आज की डेट यानी कि 22 दिसंबर 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गए अप्लाई होना, और लास्ट डेट 21 जनवरी 2026 आप लोगों की रखी गई है। अब यहां पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज को समझ लीजिएगा। यहां पे ये जो वैकेंसी है वो CSIR दुर्गापुर के लिए एंड CSIR का जो एक और सेंटर हमारा लुधियाना में है, वहां दोनों के लिए ये वैकेंसी है। यानी कि यदि आप सिलेक्ट होते हो तो दोनों सेंटर में से कहीं भी आप लोगों को रिक्रूट किया जा, पोस्टिंग दी जा सकती है। लेकिन यदि इनके अदर सेंटर्स भी हैं, अदर यूनिट्स भी हैं, यदि इनको रिक्वायरमेंट होती है तो आपको किसी भी जगह में पोस्टिंग दी जा सकती है। ये उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आप उनके ऊपर दावा नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल जो वैकेंसी है वो दोनों जगह के लिए है। अब यहां पे चीजों को समझिएगा, जो वैकेंसी है टेक्नीशियन 1 की वैकेंसी यहां पे आती है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे 20 निकाली गई है। लेवल 2 की सैलरी होती है आपकी 19,900 स्टार्टिंग बेसिक आप लोगों का रहेगा, जिसके ऊपर जो भी अलाउंसेस होते हैं, चाहे वह डियरनेस अलाउंस हो, ट्रैवलिंग अलाउंस हो, हाउस रेंट अलाउंस हो, वो सारे अलाउंसेस एप्लीकेबल होते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल। वो सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यहां पे जो 3 पोस्ट है वो बैकलॉग के लिए वाली जो है वो PWBD के लिए रिजर्व करी गई है। जो बैकलॉग सीट है यहां पे आप लोग देख सकते हो। इसमें क्या है, यहां पे देखो जो PWBD OH की सीट है, यदि ऐसा सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है कि OH वाला है, उस केस में उस सीट को
एमडी कैटेगरी, बीएच कैटेगरी और एचएच कैटेगरी से भरा जा सकता है इस सीक्वेंस में। यानी कि यदि ओएच वाला नहीं मिलेगा तो एमडी कैटेगरी को लिया जाएगा, यदि एमडी नहीं मिलता है तो वीएच, और वीएच नहीं मिलता है तो एचएच। इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी की जो एचएच कैटेगरी वाली सीट है उसको इंटरचेंज किया जाएगा ओएच। यदि जो है कहीं ना कहीं एचएच कैटेगरी वाला कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो सबसे पहले ओएच को लिया जाएगा, फिर एमडी को लिया जाएगा, फिर वीएच को लिया जाएगा। तो इस सीक्वेंस में भरा जाएगा। तो जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे जो टेक्नीशियन 1 है अलग अलग डिसिप्लिन में किस तरीके से ब्रेकअप है उसको देख लेते हैं, उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। यहां पे यदि देखोगे जो फिटर की पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड यहां पर देख सकते हो, फिटर की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 8 पोस्ट यहां पे निकाली है, जिसमें यूआर की 1 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है, ओबीसी की 2 है, एंड यहां पे ओबीसी कैंडिडेट यहां पे भी मतलब इन 8 पोस्ट में देखोगे ओएच और एचएच एक एक सीट जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। यानी कि जो 8 सीट है उसमें से 2 सीट रिजर्व है एंड 6 सीट जो है उसमें से एससी के लिए 3 सीट रिजर्व है और ओबीसी के लिए 2 सीट है, 1 सीट अनरिजर्व्ड के लिए यहां पे रखी गई है। इसमें देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहां पे यदि आपके पास में 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट है विद साइंस सब्जेक्ट के साथ में, आप लोग यहां पे उसमें पूरे यानी कि ध्यान रखिएगा 10th में आपके जो मार्क्स हैं वो 55% मार्क्स होना चाहिए। कई सारे कैंडिडेट का डाउट होता है क्या सर साइंस सब्जेक्ट में 55% मार्क्स या 10वीं कक्षा में 55% मार्क्स? आपके 10वीं कक्षा में 55% मार्क्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास में अपनी ट्रेड का होना चाहिए, जैसे कि फिटर्स में अप्लाई कर रहे हो तो फिटर ट्रेड, यदि बाकी ट्रेड की वैकेंसी है उनमें अप्लाई कर रहे हो तो उस ट्रेड का आईटीआई सर्टिफिकेट तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दूसरा केस है कि सर मैंने आईटीआई नहीं की है, मैंने डायरेक्ट अप्रेंटिस करी है 2 ईयर अप्रेंटिस, तो उस केस में भी अप्लाई कर सकते हो। सर मेरे टाइम पे 3 ईयर का अप्रेंटिस होता था इससे पहले, यदि मैं 10th के बाद में डायरेक्ट करता हूं तो वो केस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे 2 ईयर मिनिमम ड्यूरेशन दिया हुआ है, यदि 3 ईयर अप्रेंटिस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में यदि आपके पास में 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस इन फिटर से है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये गवर्नमेंट से होना चाहिए, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी इन्होंने अलाउ किया है। बेसिकली ऑटोनोमस बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, या स्टेट गवर्नमेंट यूटी, इनके अंतर्गत यदि आपने एज अ फिटर 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास में ट्रेड सर्टिफिकेट भी नहीं है तब भी इन्होंने एलिजिबल किया है, अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। साथ साथ में यहां पे सीट हमने देख लिया, डिजायरेबल एक्सपीरियंस है कि आपको क्या क्या आना चाहिए, जैसे कि ड्राइंग वगैरह पढ़ना आना चाहिए, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहां पे यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है या मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स की, यहां पे भी सेम आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि 10वीं कक्षा साइंस सब्जेक्ट के साथ में 55% के साथ में कंप्लीट हो, इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई करी हो, चाहे एससीबीटी से हो एनसीबीटी से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट इलेक्ट्रीशियन से अप्रेंटिस किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने 3 साल एज अ इलेक्ट्रीशियन वर्क किया है किसी गवर्नमेंट संस्थान में, जो अंडरटेकिंग में आप लोगों ने किया हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में किया हो, उस केस में भी आप एलिजिबल हो। यहां पे इलेक्ट्रीशियन की टोटल 5 पोस्ट इन्होंने निकाली हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में यदि आपने आईटीआई किया है तो आप इस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहां पे देखोगे डिजिटल फोटोग्राफी की भी पोस्ट निकाली गई है। डिजिटल फोटोग्राफी में ध्यान रखिएगा यहां पे भी सेम जो है डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है आप अप्लाई कर सकते हो। एक पोस्ट यहां पे आपको मिल जाती है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है। अब देखिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहां पे ना इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो डिफरेंट होता है यदि अदर डिपार्टमेंट से हम बात करें। अदर डिपार्टमेंट में जो सिलेक्शन होता है वो बेसिकली कैसे होता है, जहां पे वो पहले एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उस एग्जाम के बिहाफ पे ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली आपको ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल
किया जाता है। क्या सभी स्टूडेंट्स को ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो किन स्टूडेंट्स को ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा? देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन में यदि हम लोग देखें, जितने भी कैंडिडेट अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे, जो लास्ट डेट से पहले उनको रिसीव होते हैं, उसके बाद में ये एक बेसिकली कमेटी बनाते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी। और वो स्क्रीनिंग कमेटी क्या करती है, कहीं ना कहीं आपके क्राइटेरिया के बिहाफ पर कि किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, इनका ऑन क्राइटेरिया होता है। यहां पे ये डिसाइड नहीं किया है कि किस बिहाफ पर हम लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे। हो सकता है ज्यादातर केस में क्या होता है, जो क्वालिफिकेशन आपके है उसमें किसके कितने ज्यादा प्रतिशत मार्क्स हैं, उसके बिहाफ पर ये क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ये शॉर्ट लिस्ट किसके लिए करेंगे? ट्रेड टेस्ट के लिए। तो यहां पे देखो बहुत अच्छा चांस बनता है, कभी कभी एक्सपीरियंस के बिहाफ पर भी शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो आपके पास में एक्सपीरियंस है तो फॉर्म फिलअप करते समय उसको जरूर लगा दीजिएगा, यदि आपके पास में है तो उससे क्या चांसेस आपके इंक्रीज हो सकते हैं कि आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाए। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर, मार्क्स के बिहाफ पर, इनका ऑन क्राइटेरिया है वो कुछ भी हो सकता है, उसके बिहाफ पर ये आपको ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल करेंगे। ट्रेड टेस्ट से आपका क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई नेचर का होगा, या तो आप उसमें पास हो गए या फेल हो गए। अब ट्रेड टेस्ट मान के चलिए आप पास कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेड टेस्ट को पास करते हैं, उसके बाद उनका एग्जाम होगा। एग्जाम में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम या ओएमआर बेस्ड यानी कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन का आपका एग्जाम पेपर होगा। एग्जाम का मीडियम क्या रहेगा? एग्जाम का मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, 10th प्लस ITI लेवल का बेसिकली एग्जाम रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे और इसके लिए जो समय मिलता है वो 2 आवर्स 30 मिनट का समय मिलता है। अब ये पूरे क्वेश्चन पेपर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, आप एक तरीके से सोच सकते हो। जो पेपर फर्स्ट आप लोगों का ओपन होता है उसके लिए सेपरेट समय एलोकेट किया जाता है जो कि 1 आवर्स का होता है। इसमें क्या मिलेगा? मेंटल एबिलिटी टेस्ट इसको बोला जाता है और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि यहां से मेरिट नहीं बनेगी। इसमें 50 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा ध्यान रखिएगा। इसमें इंक्लूड होता है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि कुछ रीजनिंग से रिलेटेड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंटल क्वेश्चन जो रहेंगे। ये 50 नंबर के 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सर क्वालिफाई कितने में होंगे? क्या 30% में, 40% में, 50% में? तो यहां पे भी इन्होंने बोला है कि ये स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करेगी कि क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या है। इन्होंने अभी नहीं बताया है, लेकिन ये भी एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद पेपर सेकंड होता है जो कि 30 मिनट का समय होगा। ये एक ही दिन ले लेते हैं जनरली, ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिन बुलाते हैं। आपका जो पार्ट बाय पार्ट ओपन होता है, आपने पहला पेपर दिया वो उसमें क्वालिफाई हो गए तो आपका सेकंड पेपर ओपन हो जाएगा। जो सेकंड पेपर बेसिकली रहेगा उसमें क्या रहेगा? सेकंड पेपर में जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न और जनरल इंग्लिश के 25 प्रश्न होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो इस तरीके से ये 150 नंबर का पेपर होगा। यहां पे भी 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को करेक्ट करने पर 3 नंबर मिल रहे हैं, इनकरेक्ट करने पर 1 नंबर डिडक्ट किया जा रहा है। तो यहां से पेपर सेकंड और पेपर थर्ड जो होगा वहां से आपकी मेरिट बनेगी। पेपर थर्ड जो है वो 1 घंटे का समय इसमें मिलेगा, 50 क्वेश्चन होंगे और ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन यहां पे पूछे जा रहे होंगे, ट्रेड से रिलेटेड। जहां पर भी ट्रेड से रिलेटेड बात आ रही है वहां पे ED WCS के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए जाते हैं ट्रेड थ्योरी के अलावा। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पे फिर से उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है कि पेपर सेकंड और पेपर थर्ड से बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स को देने का मौका मिलेगा जो पेपर फर्स्ट में बेसिकली मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स लेकर आते हैं। और ये जो है स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करेगी कि मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है, क्या वो 30% है, 40% है या 50% है, वो डिसाइड करेंगे। तो वही स्टूडेंट्स का मौका मिलेगा। और जो फाइनल मेरिट प्रिपेयर करी जाएगी वो बेसिकली पेपर सेकंड और पेपर थर्ड से करी जाएगी कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, उसके बिहाफ पर आपकी मेरिट बनेगी। तो देखो यहां पे फायदा किन स्टूडेंट्स को है? ऐसी वैकेंसियों को इग्नोर मत किया करिए जिनके पास में एज है। कैसा कि जैसे होता क्या है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स अच्छे हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है। तो क्या होगा, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ITI में मार्क्स बहुत कम है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनसे आप अलग हो रहे हो क्योंकि स्क्रीनिंग हो रही है पहले। तो
कई बार क्या होता है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है कई सारे कैंडिडेट्स के लिए, और कई सारे कैंडिडेट्स के लिए सुटेबल नहीं होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वैकेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें फिल जरूर करा करिएगा, क्योंकि ये ना काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अभी मैं अपना एक केस आपको बताऊं, जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो एक मेरा दोस्त था, बेसिकली उसकी प्रिपरेशन उतनी बेहतर नहीं थी। हम उसको इनकरेज करते थे कि भाई स्टडी कर, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो कुछ नहीं पढ़ता था। होता क्या था, उस समय पे वैकेंसियां जो आती थी, जैसे कि ऑर्डिनेंस में वैकेंसीज आई है, तो ट्रेड की वैकेंसीज होती थी, साथ साथ में जो है केमिकल प्रोसेस वर्कर की वैकेंसीज है, एग्जामिनर की वैकेंसी है। तो एग्जामिनर में फिटर टर्नर मशीनिस्ट भी डाल रहे हैं, साथ में फिटर टर्नर मशीनिस्ट वाले अपने ट्रेड में भी डाल रहे हैं, तो एक ही फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो उसने क्या किया, ट्रेड में ना डाल के, क्योंकि उसका ट्रेड में तो हो ही नहीं रहा था, इतने बार एग्जाम दे चुका, उसने एग्जामिनर में डाल दिया। एग्जामिनर की मेरिट काफी कम गई, क्योंकि वहां लोगों के पास में ट्रेड की वैकेंसी थी, सभी ट्रेड की तरफ चले गए, उसने एग्जामिनर में डाल दिया। दूसरे एक स्टूडेंट्स के साथ में केस हुआ, उस समय इटारसी में वैकेंसी आई, उसने केमिकल प्रोसेस वर्कर में डाल दिया। अब उसके 35-40 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास लेके आया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो कई बार ये चीजें जो है ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक मशीनिस्ट ने मिलर में जो है डाल के सिलेक्शन लिया, मेडक में या अलग अलग जगह पे। तो ये चीजों को ध्यान रखना है कि कौन सी वैकेंसी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, और उन चीजों की तरफ भी आपको काम करना है, क्योंकि हमारा गोल क्या है, जॉब लेना है। ऐसा ड्रीम मत बना लेना, नहीं मुझे डीआरडीओ ही चाहिए, मैं ओनली डीआरडीओ में अप्लाई करूंगा, मैं डीआरडीओ में ही जाऊंगा, मेरा इसरो गोल है, मैं इसरो में ही अप्लाई करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक गलत अप्रोच है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे फर्स्ट कोई भी जॉब को आपको लेना है, देन उसके बाद में आप स्विच कर सकते हो टेक्निकल में, समझ रहे हो? क्योंकि भाई कुछ नहीं से सही, सबसे पहले कुछ मिले, देन उसके बाद में आपका बेसिक पे, सारी चीजें तो सेम ही रहती हैं। एज लिमिट की यदि हम लोग बात करने लगे, तो एज लिमिट यहां पे जो रखी गई है, वो हम लोग यदि एज लिमिट यहां पर देखने लगे, तो आई थिंक ऊपर इन्होंने एज लिमिट के बारे में मेंशन किया होगा। तो यहां पे जो एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है, वो 28 साल रखी गई है, और मिनिमम 18 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट में आपको बेसिकली रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST कैंडिडेट 5 ईयर रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर स्टूडेंट 3 ईयर रिलैक्सेशन, PWBD कैंडिडेट को 10 साल की छूट बेसिकली मिल जाएगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में यदि हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आगे बढ़े, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस दी गई हैं, इनको आप लोग देख सकते हो, ये नॉर्मल है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको अपडेट करते जा रहा हूं। यहां पे हाउ टू अप्लाई में यदि एप्लीकेशन फीस को हम लोग देखने लगे कि एप्लीकेशन फीस बेसिकली क्या है, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, जब हम लोग हाउ टू अप्लाई में आते हैं, तो आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहां से ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास में वैलिड मेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, सो दैट कि फ्यूचर में जो भी कम्युनिकेशन है उसको आपको प्रॉपर मिल सके। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट ऑलरेडी देख चुके हैं, 22 दिसंबर आज की डेट से स्टार्ट हो चुके हैं, 21 जनवरी तक इसके फॉर्म बेसिकली फिल होने वाले हैं। जो फीस है 500 रुपीज लगने वाली है। एंड जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, SC ST वुमेन, PWBD कैंडिडेट है, इनके लिए कोई भी फीस बेसिकली नहीं लगने वाली है, ध्यान रखिएगा। एंड आपको ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फी को फिल करना है, जैसे कि UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फी को पे कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि ये ऑल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना होंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है। फी रिसिप्ट जो है वो भी अपलोड आई थिंक ये ले सकते हैं, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, ये चीजें भी इन्होंने क्लियर करी हुई हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी जो भी स्टूडेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर फुल कोर्सेस अवेलेबल है, जहां से आप लोग बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो। अब देखो, कई सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है, सर मैं DRDO का कोर्स ले रहा हूं, क्या CSIR कवर होगा, क्या वो मेरा कवर होगा? तो आपको खुद ही ये चीज समझ में आता है कि सिलेबस ओवरलैप होता है। यदि आप कोई भी स्पेशल टेक्नो पर एक कोर्सेस इनरोल करते हो, तो वहां से टेक्निकल टोटली क्लियर हो जाता है। चाहे आप इसरो का एग्जाम दे रहे हो, BHEL का दे रहे हो, DRDO का दे रहे हो, अपने स्टेट लेवल का दे रहे हो, ट्रेनिंग ऑफिसर का दे रहे हो, तो वो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। अब थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि किसी स्टेट लेवल में पर्टिकुलर GK पूछा है स्टेट का, तो स्वाभाविक सी बात है उस कोर्स में वो नहीं मिलेगा। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट होना चाहिए, ये कॉमन सी बातें होती हैं। अब वहां पे सवाल आते हैं, चूंकि हमारा जो सिलेबस है वो ट्रेड सिलेबस है,
तो ट्रेड सिलेबस आप किसी भी कोर्स से पढ़ रहे हो स्पेशल टेक्नो के, तो वहां से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सभी में एआई एक्सट्रैक्शन सीरीज बेसिकली हम लोग चला रहे हैं, जो रिसेंटली आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से। सो मुझे उम्मीद है ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।